चलिए दोस्तों, आज हम टेट एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और ये हमारा रेशे वाला चैप्टर चल रहा है। इससे पहले मैंने आपको खनिज और जल वाला चैप्टर पढ़ाया था और बाकी और भी क्लासेस है, तो आप उनको जाकर देख लेना। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रेशे है ना, यह क्या है? तो यह मानव भोजन का एक प्रमुख भाग है। रेशा क्या है? मानव भोजन का क्या है? एक प्रमुख भाग है जो पाचन क्रिया में सहायता करता है और यह आहार नाल को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी जल अवशोषण क्षमता अपने वजन से 15 गुना अधिक होती है ना, और जिसके कारण मल में जल की मात्रा पर्याप्त बनी रहती है। कब्ज की शिकायत नहीं होती है। यह कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। कोलेस्ट्रॉल को कौन कम करता है? तो रेशा। और तथा किडनी में पथरी बनने से रोकता है। किडनी में पथरी बनने से कौन रोकता है? रेशे। इसके अतिरिक्त भोजन में रेशे की मात्रा अधिक होने पर पाचन क्रिया में गतिशीलता बढ़ती है। अगर हमारी भोजन में रेशे नहीं होंगे तो क्या होगा? पाचन क्रिया की गतिशीलता नहीं बढ़ेगी। अगर रेशे होंगे तो पाचन क्रिया की गतिशीलता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तथा आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना भी कम होती है। आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम होती है। रेशा पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला बायोपॉलीमर तथा पॉलीसेकेराइड है ना। तो ये बहुत ही आईएमपी है, आप इसको नोट करें कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर रेशा पाए जाने वाला बायोपॉलीमर तथा पॉलीसेकेराइड है ना। पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला बायोपॉलीमर और पॉलीसेकेराइड है। और संगठन के आधार पर रेशे को निम्नलिखित दो भागों में बांटा है। संगठन के आधार पर रेशे को कितने दो भागों में बांटा है? एक तो है जल में घुलनशील रेशे और दूसरा है जल में नहीं घुलते हैं वो रेशे है ना। तो जल में घुलनशील रेशे है पेक्टिन, गम, म्यूजिसलेस, साइलिसियम आदि। और जल में अघुलनशील जैसे सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और लिग्निन आदि है ना। तो एक बार और बढ़ते, जल में घुलनशील पेक्टिन, गम, म्यूजिलेस, साइलियम और आदि। जल में अघुलनशील सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन है ना। और इसको एक बार और फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं ना। तो रेशे का काम क्या है? मानव भोजन का प्रमुख भाग है। पाचन क्रिया में सहायता करता है। आहार नाल को स्वस्थ बनाए रखता है। जल अवशोषण में से अपने वजन से 15 गुना अधिक होता है, जिसके कारण मल में क्या होता है? मल में जल की मात्रा बनी रहती है। कब्ज की शिकायत नहीं होती है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम रखता है तथा किडनी में पथरी बनने से रोकता है। और भोजन में रेशे की मात्रा अधिक होने पर पाचन क्रिया में गतिशीलता होती है। ट्यूमर बनने से की संभावना कम होती है। और सर्वाधिक रेशा काहे में पाया जाता है? तो सर्वाधिक पृथ्वी पे बायोपॉलीमर और पॉलीसेकेराइड है और इनके दो भागों में बांटा है इन्हें। एक तो जल में घुलने वाले, एक जल में नहीं घुलने वाले। जल में घुलने वाले का नाम है पेक्टिन, गम, म्यूजिलेस और साइलियम। और जल में जो नहीं घुलते वो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और लिग्निन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा है ना। वो तो बाकी सब ने मतलब उनको पता है कि रेशे हमारे शरीर में क्या काम करते हैं। ये पाचन शक्ति की गतिशीलता बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें से ये टॉपिक कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला रेशे बायोपॉलीमर और पॉलीसेकेराइड याद रखना आप। और जल में घुलने वाले पेक्टिन, गम, म्यूजिलेस, साइलियम। जल में नहीं घुलने वाले सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और लिग्निन आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं है ना, खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। किसी पारिस्थितिक तंत्र है ना, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है ना। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला क्या है? विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिसमें जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में संबंधित होता है और इनसे होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है ना। इनसे होकर क्या होता है? खाद्य ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है। और खाद्य श्रृंखला को दो प्रकार की होती है ना। तो खाद्य श्रृंखला क्या है? तो यह पारिस्थितिक तंत्र खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का क्रम है ना। और भोज्य एवं भक्षक के रूप में संबंधित है।
और खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है उसे बोलेंगे खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला को दो प्रकार है, एक चारण खाद्य श्रृंखला। चारण किसे कहते हैं? इस श्रृंखला का आरंभ करने वाले जीव जंतु भोजन के रूप में पेड़ पौधों का उपयोग करते हैं। चारण खाद्य श्रृंखला क्या है? यह जीव जंतु भोजन के रूप में पेड़ पौधों का उपयोग करते हैं और इस श्रृंखला की शुरुआत करने वाले जीव शाकाहारी होती है। जो जिसमें शाकाहारी जीव होते हैं उन्हें बोलते हैं चारण खाद्य श्रृंखला, है ना। जैसे घास, उदाहरण के तौर पर घास, है ना। घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाता है? गोरैया। गोरैया को कौन खाता है? बाज, है ना। दूसरा है घास, खरगोश, लोमड़ी, शेर। ठीक है। और अपघटक अपरत खाद्य श्रृंखला, यह श्रृंखला उन जीवों द्वारा शुरू होती है जो सड़े भोजन को खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, है ना। जो सड़े हुए भोजन को खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं वो उन जीवों की श्रृंखला को क्या बोलेंगे? अपरद या अपघटक खाद्य श्रृंखला। और इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला की शुरुआत अपघटक मृतोपजीवी कहते हैं। और जैसे अपशिष्ट पदार्थ में केंचुआ, छछूंदर, सांप, है ना। केंचुआ, छछूंदर, सांप। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य श्रृंखला चारण खाद्य श्रृंखला में घास, टिड्डा, गोरैया, बाज और घास, खरगोश, लोमड़ी, शेर। और अपशिष्ट पदार्थ में आएगा केंचुआ, छछूंदर, सांप। अपशिष्ट मतलब जो भी सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको बोलेंगे अपशिष्ट। और खाद्य श्रृंखला क्या है? तो ये विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का क्रम है और ये भोज्य एवं भक्षक के रूप में संबंधित होता है। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आया होगा। अब खाद्य जाल के बारे में पढ़ेंगे। तो अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? खाद्य जाल। अनेक श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। जो भी ऊर्जा होती है वो क्या होती है? एक ही दिशा में होती है और कई पथों से होकर प्रवाहित होती है। कई पथ से होकर क्या होती है? प्रवाहित होती है। उसे बोलेंगे हम खाद्य जाल। खाद्य जाल का मतलब है श्रृंखलाओं में पारस्परिक संबंध, है ना, उसे बोलेंगे खाद्य जाल। और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है और कई पथों में होकर प्रवाहित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन है? एक तो है जैविक घटक और एक है अजैविक घटक, है ना। जैविक घटक मतलब जिसमें क्या होता है? उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, अपघटक होता है, इसे बोलेंगे हम जैविक। और अजैविक जो अकार्बनिक घटक है, कार्बनिक घटक है और भौतिक घटक है ना, इन्हें बोलेंगे अजैविक। जैविक और अजैविक तंत्र घटक के जैविक और अजैविक, है ना। जैविक में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और अजैविक में अकार्बनिक, कार्बनिक, भौतिक, है ना। तो जैविक में पढ़ लिया हमने, उत्पादक होते हैं, फिर उसके बाद वो उपभोक्ता होते हैं और फिर उनका क्या होता है? अपघटन होता है। ठीक है, और इसमें अकार्बनिक घटक में क्या है? जल है, मिट्टी है, चट्टान है। और कार्बनिक घटक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। और भौतिक में तापमान, आर्द्रता, वायु, स्थलाकृति, है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा कि अकार्बनिक में जल, मिट्टी, चट्टान, कार्बनिक में घटक, कार्बनिक घटक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और भौतिक घटक में तापमान, आर्द्रता, वायु, स्थलाकृति। ठीक है, अब हम खाद्य इसमें ये पढ़ेंगे खाद्य जाल के बारे में, है ना। तो सबसे पहले कौन आएगा? उत्पादक आएंगे, ये नीचे से बनता है ना, उत्पादक। फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, है ना। फिर उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता आएगा और फिर तृतीयक उपभोक्ता आएगा, है ना। तृतीय उपभोक्ता कौन है? सांप है। ठीक है, और ये इस तरीके से पिरामिड चलता है इनका, है ना। उत्पादक है, फिर प्राथमिक है, फिर द्वितीयक है, फिर तृतीयक है। ठीक है, अब जीव जंतुओं को उनके द्वारा उपभोग किए गए जाने वाले भोजन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जिससे जीव जंतुओं को क्या उनके भोजन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी
कुछ जीव जंतु भोज्य पदार्थों के लिए पौधों तथा पौधों के उत्पाद पर निर्भर होते हैं। ऐसे जंतु को शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। मांसाहारी तो वो इस प्रकार के जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार कर उसके भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे जंतु मांसाहारी कहलाते हैं। बाघ, शेर, चीता। सर्वाहारी इस समूह के अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो पौधों जंतु दोनों को ही अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कौवा, भालू, मानव आदि। उन्हें बोलेंगे सर्वाहारी, है ना, जो दोनों रूप से चीज़ें खाते हैं। शाकाहारी भी खाते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, उन्हें बोलेंगे सर्वाहारी, है ना। परजीवी, ऐसे जीव, परजीवी कैसे कहेंगे? ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए जीव जंतु पर निर्भर होते हैं, है ना, अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं। परजीवी एक कोशिकी अथवा बहुकोशिकी हो सकते, जैसे उदाहरण में गोलकृमि, फीताकृमि, जू, मलेरिया, पैरासाइट इत्यादि, है ना। गोलकृमि, फीताकृमि, जू, मलेरिया, पैरासाइट इत्यादि जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, उन्हें बोलेंगे परजीवी। और सर्वाहारी जो ये मांस और पेड़ पौधे, शाकाहारी दोनों का भोजन करते हैं, सर्वाहारी। मांसाहारी जो सिर्फ मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी। शाकाहारी जो सिर्फ गाय, जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें बोलेंगे शाकाहारी। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। हम हमारी क्लास को आज यही रोकते हैं, कल आगे चैप्टर पढ़ेंगे हम। तो आप प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करें।